कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये एक ऐसी दुनिया है जो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम रहता है। आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, एमबीए के हैं, बीबीए के हैं, बीकॉम के, किसी के भी हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं टू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं जॉब के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट नाउ टू मैनेज दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादातर सारे कोर्सेज में कराया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर सुमन कुमार देव है। मैं अपने टीम के साथ इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप किसी भी कोर्स से हैं, आपको ये फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट जरूर समझ में आए। जो ये फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट कोर्स है, इस कोर्स को हमारे दो यंग टीचर्स अनुपम एंड रजनी कवर करेंगे। सो आप सब प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आई अश्योर यू इस पूरे कोर्स को सुनने के बाद आपके मन में कोई भी मेरे हिसाब से प्रश्न नहीं रहेगा। अगर रहेगा आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब जरूर आपको देंगे। एंड जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि आप अच्छे मार्क्स ला सके अपने एग्जाम्स में। थैंक यू। So hi learners, today we are going to cover the subject of fundamentals of management, and this video is about the unit 1 of fundamentals of management. So according to you, what is management? Management is all about the 5 aspects that are planning, organizing, staffing, directing and controlling. So in this video we are going to cover the topics that are like concepts, objective, nature and scope, that is the basics of management. Next one is the main 3 persons who have contributed to the management, that are Taylor, Weber and Fuel. We are going to talk about their theories that have given to the management. So let's start with the first thing, that is fundamentals of management. As I have told, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, 4 चीज़ें जो मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ अबाउट कि तुम फ्यूचर के अंदर क्या करने वाले हो, क्या चीज़ें तुम्हें अचीव करनी है, तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्लानिंग के अंदर तुम अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को एलोकेट करते हो, देखते हो तुम्हारे पास रिसोर्सेज कितने हैं जो तुम उसको अचीव कर सको। सो दैट इज़ प्लानिंग। ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग 5 साल के लिए और 10 साल की हो। प्लानिंग जो है वो तुम्हारी लाइक फॉर शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अगर तुमने प्लान बना लिया, देयर इज़ नो स्ट्रक्चर, देयर इज़ नो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोगों के अंदर डिवाइड नहीं है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग तुम्हारा प्लान जो है वर्कआउट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज़ लीडिंग। लाइक अगर प्लान बन गया, ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, बट एक लीडर चाहिए आपको, एक बॉस चाहिए, बिकॉज ही इज़ द वन वो कोऑर्डिनेट करेगा सब चीज़ों को, एक कलेक्टिव वे के अंदर हर इंसान को हेल्प करेगा टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू मोटिवेट, इंस्पायर एंड गाइड द एम्प्लॉयज। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एम्प्लॉयज जो उनको काम करने का मन नहीं करता, दे डोंट फील मोटिवेटेड इनफ, तो इट इज़ द रोल ऑफ अ लीडर और द मैनेजर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। एज अगर कंट्रोल नहीं होगा, क्या कहते हैं, कोई मेजरिंग रिजल्ट नहीं होगा, परफॉर्मेंस मेजर नहीं होगी, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो दैट्स लाइक कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये करेक्टिव एक्शंस लेता है तो इंश्योर दैट प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली एंड गोल्स आर मेट। सो अगर तुमने ये सारे स्टेप्स अच्छे से करे बट देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर ऑल दीज थिंग्स, तो तुम्हारा प्लान वैसे भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो दैट्स लाइक कंट्रोलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट्स के अंदर हर एक मैनेजमेंट का या बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और एक मैनेजर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि उसी ऑब्जेक्टिव के साथ चले बट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए वो गए एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। एफिशिएंसी वो होती है जब तुम क्या कहते हैं कम रिसोर्सेज के अंदर या विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज यू आर एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। लाइक मिनिमाइजिंग कॉस्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी मिनिमल। जब मिनिमल होगी देन इट इज़ कॉल्ड एज एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मीन्स यू आर एबल टू मीट योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम।
प्रॉफिट मैक्सिमेशन, अगर आप इफेक्टिव एफिशिएंट हो, आप कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा अचीव कर पा रहे हो, कम आपकी मैन पावर लग रही है, कॉस्टिंग कम लग रही है, टाइमली कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, सेल्स होगी। एंड इफ़ ऑल दीज थिंग्स आर देयर, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ मीन्स आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, या एबल टू बीट द कॉम्पिटिटर। सो द नेक्स्ट वन इज अबाउट nature and scope of management. So nature and scope of management, like मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी अप्रोच। ऐसा नहीं है कि एक छोटे से एस्पेक्ट को लेके मैनेजमेंट बन गई है, बट मैनेजमेंट इज़ अ फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरलॉजी। सो मैनेजमेंट जो है वो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके बना गया है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, बट इज अ स्टडी दैट इज टेकन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज डायनेमिक। मैनेजमेंट है डायनेमिक बिकॉज जो बिजनेस होते हैं दे आर keeps on changing because of the environment, technology and as per consumer needs, से तो शिफ्ट होते रहते थे। That's why मैनेजमेंट डायनेमिक, उनको इवॉल्विंग कंसेप्ट के साथ बार बार हर चीज़ों को लेके अडेप्ट होना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज होलिस्टिक। होलिस्टिक इज अबाउट कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज इनकम्पासिंग एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शनैलिटीज। मैनेजमेंट कभी भी एक लौते इंसान का एक अलग डिपार्टमेंट का फंक्शन नहीं होता है। मैनेजमेंट इज़ अ होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड वे, जिसके अंदर आप हर एक डिपार्टमेंट के इंसान को मिलजुल के, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, HR हो, इतना हॉलिस्टिक वे, मतलब ओवरऑल हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक इंसान की कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस की। दैट्स व्हाई इट इज़ अ स्कोप एंड nature of management. So the next slide is about significance of management. Significance means the importance of management. Why management is important? जो भी प्रीवियस स्लाइड कवर हुई, अगर आप उसके अंदर भी देखोगे तो यू कैन टेक पॉइंट्स फ्रॉम देयर एज वेल कि मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी वर्क के अंदर हेल्प करता है। तो जैसे इम्प्रूव एफिशिएंसी, अगर आपकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी देन देयर इज अ इम्प्रूव इन प्रोडक्टिविटी, लाइक बूस्टिंग एम्प्लॉयज आउटपुट एंड मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। अगर एफिशिएंट इफेक्टिव तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंसान जो है वो एक चीज़ के लिए ज़्यादा काम कर पाएगा, उसकी कम टाइम लगेगा, कम कॉस्ट लगेगी और इवनली उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देन इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ मिलेगी। एंड द लास्ट इज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अगर आपका एम्प्लॉय जो है उसको काम अच्छे से कर रहा है, वो मोटिवेटेड इनफ है, उसको लग रहा है कि उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, और ऑर्गेनाइजेशन को भी लग रहा है कि हाँ दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो एम्प्लॉयज़ विल बी सेटिस्फाइड इनफ टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसके अंदर 3 बेसिक जो एराज है, हर एक एरा के अंदर 3 डिफरेंट लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दिया टू सपोर्ट मैनेजमेंट और टू सपोर्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट वन इज क्लासिकल एरा, जिसके अंदर जो है टेलर फ्योल ने अपनी थ्योरीज दी और उन्होंने बेसिकली फोकस करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर। फिर आया ह्यूमन रिलेशंस एरा। एट दिस टाइम लोगों के अंदर हुआ कि यू शुड ट्रीट ह्यूमंस एज ह्यूमंस। ऐसा नहीं है कि तुम काम करवा रहे हो मशीनों से, बट ह्यूमंस को जो है उनकी जो बेसिक मैस्लो हायरार्की नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही है, या उनको मोटिवेशन नहीं है, या उनको अपने पर्क्स या फिर क्या कहते हैं सैलरीज एज पर देयर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो ह्यूमन रिलेशंस एरा, लाइक वर्क का जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने का। देन मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा इज इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स, द फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। कि ज़रूरी है आपने एम्प्लॉयज़ के लिए सब कुछ करा, आपने प्रोडक्टिविटी पे इंक्रीज़ करा, बट जो उनकी बॉसेस है, जो लीडरशिप है, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग है, वो सब भी आपको लाइन बाई लाइन इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑल अबाउट टेलर। कि टेलर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट के अंदर। इसने 4 थ्योरीज दी थी या 4 कॉन्सेप्ट्स दिए थे। दैट द फर्स्ट वन इज अबाउट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स कि मैनेजमेंट के अंदर काम करने के लिए यू हैव टू डू विद साइंटिफिक रूल्स से साइंटिफिक मेजरमेंट्स। ऐसा नहीं कि रूल ऑफ थंब है, इट इज़ नॉट रूल ऑफ थंब कि एक बार जो चीज़ हो गई या कोई लीडर है उसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहेगी। नो, एक साइंटिफिक चीज़ें हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ऑब्जर्व करके कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करके फिर आपको आगे। सो द नेक्स्ट वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हैं उनके अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। इट्स नॉट कि उन दोनों की रिलेशनशिप की वजह से किसी एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच में एक हेल्दी और हार्मोनिक रिलेशनशिप्स होना चाहिए। डिस्कॉर्ड मीन्स लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्क्रिमिनेशन, दोनों को किसी भी चीज़ को लेकर फील नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो दिस वन इज मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टू दिस वन ओनली कि
कॉपरेशन होना चाहिए। कॉपरेशन मतलब इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि हर इंसान ये सोचे कि भाई मैं अकेला आगे बढ़ूँ या मेरे लिए ये हो। कॉपरेशन होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक फंक्शंस को, और विद इन द डिपार्टमेंट जो लोग हैं उनको कोलैबोरेटली एक दूसरे का कंबाइन करके कोलैबोरेट करके काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And the last one is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. मैनेजमेंट या बिजनेस इज नॉट अबाउट द बिजनेस कि उनके ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि एम्प्लॉयज़ का भी अपनी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ होनी चाहिए और उनको हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मीन्स वर्कर्स का पर्सनल डेवलपमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। क्योंकि एक इंडिविजुअल जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है, इट्स नॉट अबाउट द व्हाट ही इज़ प्रोवाइडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोवाइडिंग टू हिम और हर। सो दैट्स वाई एम्प्लॉयज़ की भी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? सो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी दी थी जो कि क्या कहते हैं फाउंडेशंस है रिलेटेड टू दीज 4 एस्पेक्ट्स। सो ब्यूरोक्रेसी इज एन अप्रोच दैट प्रोसेस अ स्पेसिफिक वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो इसने दी थी, इट इज़ अ स्पेसिफिक अप्रोच टू मैनेज दी एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वे जो है ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक इट अ स्ट्रक्चर वे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? क्लियर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी होती है, उसके साथ साथ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप इस लेवल पे हो तो आपको किसको रिपोर्ट करना है, अगर आप इंटर लेवल पे हो तो आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपके नीचे अगर सब ऑर्डिनेट है तो उनको किसको रिपोर्ट करना है। एक हायरार्की फॉर्म होती है, लाइक देयर इज नो कन्फ्यूजन, और एट द टाइम ऑफ कोई इवेंट हो रहा है या कोई ऐसा हिड्रेंस आ रहा है, टाइम ऑफ सिचुएशंस, आपको किसको रिपोर्ट करना है, कौन अथॉरिटी है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक टीम के ऊपर 2 सब ऑर्डिनेट्स या 2 बॉसेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसमें क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रिपोर्टिंग का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट वन इज रूल्स एंड प्रोसीजर्स। एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होना चाहिए एंड फॉर्मल गाइडलाइंस होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान जो है, कोई एम्प्लॉय जो है, वो कुछ गलती करता है, कुछ रूल्स ब्रेक करता है, तो उसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो देयर शुड बी अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस कि अगर कोई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा है तो उसके छोड़ने का क्या प्रोसेस है, एंड इट शुड बी कम्प्लीटली रिटन। अगर बार बार चेंज होता रहेगा, गाइडलाइंस बदलती रहेगी, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क, और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। द नेक्स्ट इज इम्पर्सनैलिटी। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द मेरिट एंड क्वालिफिकेशंस। तो इट मीन्स कोई भी एम्प्लॉय जो अगर उसको प्रमोशंस मिल रहा है या उसकी सैलरी में हाइक हो रही है, तो ऐसा नहीं फेवरिज्म के बेस पे होना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट कि उसका कैसा काम था और उसके क्वालिफिकेशंस के ऊपर। पर्सनल बाइजनेस यहाँ नहीं होनी चाहिए, एज पर एक एम्प्लॉय के स्किल्स के ऊपर, उसके काम के ऊपर इसको हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यूज़ या अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। आ एम्प्लॉय शुड बी जो स्पेशलाइज्ड हो किसी एक चीज़ के अंदर, उसकी बात सुननी जानी चाहिए या उसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन या ऐसा नहीं कोई एम्प्लॉय काम करने आता तो ही विल से कि आई कैन वर्क 14 टाइप्स ऑफ वर्क। यू शुड वर्क मास्टर वन ट्रेड, बट उसके अंदर आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि नो वन अदर कैन beat you in that. The last and the next most important topic of this video is contribution of Henry Ford. As Henry Ford has given the 14 principle of management. The first one is division of labor. Division of labor means कि एक ग्रुप के अंदर अगर लोग है, काम है, तो उस काम को हर एक इंसान के अंदर बांट दिया जाना चाहिए। लाइक अगर 3-4 काम आए तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट वर्क टू वन पर्सन, यू शुड डिवाइड इट इनटू द अमंग द 2 or 3 पीपल। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, आप मोर एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर सकते हो, बिकॉज हर एक इंसान की एक्सपर्टीज़ अलग है, उसका वर्क एक्सपीरियंस अलग है, तो एज़ पर देयर स्ट्रेंथ्स उनको काम देना चाहिए। इसके ऊपर एक इंसान के ऊपर इतना लोड नहीं आएगा। डिवीजन ऑफ लेबर। सेकेंडली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर शुड बी अथॉरिटी पर्सन जो कि मेंटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसीली काम हो रहा है इफेक्टिवली कि नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि उसके ऊपर कौन है, उसको काम कैसे अचीव करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन नहीं है तो जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर्स है, वो ढंग से काम नहीं करेंगे, कैजुअली लेंगे हर एक चीज़ को। सो डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स हर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर, हर एक वर्कर के या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए। दैट हाउ यू कैन अचीव यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि अगर आपके ऊपर 4 लोग हैं, चारों लोग आपको कमांड दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो आप यू विल गेट कन्फ्यूज। क्योंकि
तो उसकी वजह से आपको काम करने में दिक्कत होगी। देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड, सब लोग एक ही चीज़ बोले या एक ही से आपको कमांड मिले या गाइडेंस मिले। सेकेंड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स हर एक एम्प्लॉय या टीम जो है वो उनका गोल टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही होने चाहिए, वो सब एक ही डायरेक्शन में जाए, विद इन वन डायरेक्शन दे शुड वर्क। जिससे क्या होता है, अलग अगर एक ग्रुप के अंदर तुम काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट के, किसी का गोल क्या हो सकता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, किसी का गोल क्या हो सकता है कि यार सैलरी आने से काम कर लेते हैं, तो सबका हर एक इंडिविजुअल को टूवर्ड्स यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। दे शुड गो एंड मूव फॉरवर्ड टू दी वन डायरेक्शन ओनली। नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वही बात होगी, आप ग्रुप में काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, तो आपका एक का मोटिव कुछ और है कि भाई मुझे प्रमोशन चाहिए, एक का मोटिव ये है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया आई विल गेट अ टूर टू अदर कंट्री। एक का मे भी हो सकता है कि यार मुझे बस काम करना है बिकॉज आई एम इन नीड ऑफ सैलरी। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर आपको अपना जनरल इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। जनरल इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू दी organization objective. The next one is remuneration of employees. Remuneration means the salary. हर एक एम्प्लॉय को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन द वे ऑफ दे आर गेटिंग द सैलरी। तो उनको एक इक्वली सैलरी मिलनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। और ऐसा भी नहीं कोई एम्प्लॉय है तो आपने उसको इतनी ही सैलरी, हद से ज़्यादा सैलरी दे रहे हो। सैलरी जो है वो एक इंडिविजुअल के उसके क्वालिफिकेशंस पे, उसके स्किल्स पे एंड इवन ऑर्गेनाइजेशन के लॉज एंड नॉर्म्स के अंदर ही उसको सैलरी प्रोवाइड होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए अथॉरिटी का, कि तुमको कब साथ में काम करना है, कब जो अथॉरिटी है या काम को डिवाइड कर देना है। देन स्केलर चेंज। अकॉर्डिंग टू स्केलर चेंज ये होता है कि जो भी डायरेक्शंस आ रही है, जो भी कमांड आ रही है, वो टॉप टू बॉटम आनी चाहिए। मतलब पहले जो ऊपर सुपीरियर लेवल है वो अपने टेक्टिक लेवल को बताए, मिडिल लेवल को बताए, फिर वो जो ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल पे जानी चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटीज़ होनी चाहिए और हर एक चीज़ विद इन द स्पेसिफिक जगह पे टाइम पे मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं है, अलॉन्ग विद द साइड क्या है, कुछ भी फॉलो हो रहा है। एक ऑर्डर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जब मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज इक्विटी। इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या कहते हैं, ऐसा ना हो कि देर इज़ अ वुमेन, उसको तुम इसलिए प्रमोट नहीं करे जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन, या फिर क्या कहते हैं एक गर्ल है तो तुम उसको सैलरी ज़्यादा दे रहे हो और एक बॉय है तो नहीं मिल रही है। तो देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा था उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी लगनी चाहिए, उसको ये फियर नहीं होना चाहिए कि एट एनी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही कैन लूज हिज जॉब। एक स्टेबिलिटी होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। ये जो है पर्टिकुलरली आपके मैनेजर्स पे डिपेंड करता है कि मैनेजर शुड क्रिएट अ एनवायरनमेंट जिसमें हर एक एम्प्लॉय शुड टेक अ इनिशिएटिव। अगर वो इनिशिएट लेगा देन ही विल बी फील मोटिवेटेड इनफ और वो जो है उसका मोरल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट द लास्ट वन इज एस्पेरिटी डे कॉप्स। द बेसिक और सिंपल मीनिंग ऑफ दिस इज दैट रिप्लेस आई विद मी। लाइक अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू हैव टू वर्क इन अ टीम और टीम में काम कर रहे हो तो तुम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि मैं आई एम। यू हैव टू रिप्लेस द आई विद वी, कि सर मेरी टीम थी तो हमने ये करा या हमने वो करा। और इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर कि अगर कोई गलत हो रहा है तो ही शुड टेक द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ, और इफ़ द टीम वर्क वेल और परफॉर्म वेल तो ही शुड गिव द initiatives to the team. Come to the last point of the topic, that is a very important, that is important question, very important, that is a important question. So these are the basic 5 important questions that carries like from 10 to 15 marks और इनमें हर एक क्वेश्चन को वी हैव कवर्ड ऑल दिस टॉपिक्स इन द स्लाइड्स इटसेल्फ, जिसके अंदर आपको जो 3 पर्सन जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी, हेनरी फ्यूल, मैक्स वेबर और टेलर ने, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड क्वेश्चंस कैन केम एज पर द स्कोप क्या है मैनेजमेंट का, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और उसके गोल्स क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट, और एक चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज आया जो एक आपको टाइम लाइन में दिखाई गई थी। 3 क्वेश्चन थे, उसके अंदर यू कैन ऑल्सो एड दीज 3 पीपल्स नेम कि इन्होंने किस किस टाइम लाइन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।